ठीक कर लेते हैं, इट इज 50, इट इज 50 एंड इट इज 45। सो अगर आप देखें ध्यान से तो हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो C है और ये वाला पॉइंट जो है वो B है। तो हम करते क्या है, इसके टॉप को पकड़ते हैं और यहां लाके लगा देते हैं। सो अगर मैं लगाऊं यहां पर तो ध्यान से समझिएगा। सो दिस इज 6 and 6 is giving to the A terminal, agree? From there we have one resistance, that is how much, 15। सिमिलरली यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से भी एक रेजिस्टेंस मिल रहा है मुझे, इसकी वैल्यू जो है वो है 10 ओम। क्लियर है यहां तक? तो मेरे पास एक सर्किट आ गया और अगर मैं इसके इक्विवेलेंट चीजें बनाऊं यहां पर तो ये हमारा रेजिस्टेंस था 6 ओम का, ठीक है, दिस इज 6 ओम। सर्किट कंप्लीट हो गया यहां तक, ठीक है यहां तक। तो हमने जो डेल्टा यहां से कट किया था उसके इक्विवेलेंट हमने यहां पे क्या लगा दिया, लाके स्टार लगा दिया। थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं और देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक। तो आगे देखते हैं। तो अगर आगे हम देखें तो अब मुझे यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है ये दोनों जो 15 और 45 और सीरीज में, ऐसे 50 और 10 जो है वो किसमें है, सीरीज में। तो मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं, उसको ध्यान देखिए। दिस सप्लाई इज ऑफ 84 वोल्ट, दिस इज 6, नाउ दिस इज ऑल्सो 6। नाउ वी हैव द वन ब्रांच दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज 60 ohm, this is also having 60 ohm, and from there the circuit is reduced to this. Now when equal value resistance are connected in parallel, the answer is half. So further मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो ये हमारा आंसर होगा 84, 6 and 60 parallel, that gives you 30। ठीक है यहां तक। अब अगर देखें तो ये सारे रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो अगर मैं सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरा जो सर्किट बनेगा ये बनेगा 30 + 6 36 एंड इट इज 42। नाउ दैट इज योर क्वेश्चन। क्लियर है? तो अब सिंपल ओम्स लॉ लगा के काम चल सकता है हमारा। I इक्वल्स टू व्हाट, V/R। सो I इज B/R, दिस इज 84 अपॉन 42। सो अगर मैं बात करूं 42 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 2 टाइम्स आएगा, तो ये हो गई हमारी करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 एम्पियर। क्लियर है यहां तक? सो अगर यहाँ पे आपसे पावर भी पूछी जाती तो पावर इक्वल्स होगा VI, टोटल वोल्टेज इज 84 एंड इट इज 2, सो 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16 एंड इट इज 168 वाट। ठीक है यहां तक? तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये एक मैंने बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम ली, फिर मैंने थोड़े से प्रॉब्लम का लेवल और बढ़ाया, अब मैं प्रॉब्लम का लेवल और बढ़ा रहा हूं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। स्टार्ट करते हैं आगे हम। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B इज, ओके। सो फर्स्ट देखिए अब होगा क्या, आपको जब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा सा हो तो उसमें कोशिश ये करिएगा कि आपको जो फॉर्मूले याद है उनको थोड़ा सा ओरली याद भी रखिए, उसको डायरेक्ट अप्लाई भी करिए। अगर आपको यहां से दिख रहा हो, अगर इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस स्टार में लगे R, तो डेल्टा में क्या आंसर होगा, 3R होगा। ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, सही है यहां तक? तो ध्यान रखिएगा, पहले स्टेप में क्या ले रहा हूं, कन्वर्टिंग इंटरनल स्टार इनटू डेल्टा। और आपको पता है जब इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस स्टार में लगे होते तो आंसर क्या होता है, 3R। सो ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं डायरेक्ट उसमें ऐड कर रहा हूं, देखिए क्या होगा। हमने ये स्टार हटा दिया, अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या लगाना है, डेल्टा लगाना है। तो मैं डेल्टा को थोड़ा सा डिफरेंट पेन से यूज कर रहा हूं, नहीं इसी से यूज कर लेते हैं, फाइनली हम बाद में यूज करेंगे इसको। सो वी हैव डेल्टा, this is 3R. Similarly, I'm having another branch
3R and we are also having this as 3R. This is R. क्लियर है यहाँ तक? सो सेकेंड स्टेप में बढ़ते हैं, हम करते क्या है देखिएगा। सेकेंड स्टेप में अगर मैं बात करूं अगर मैं इस रेजिस्टेंस को यहां ले लूं, दैट मीन्स अगर ये रेजिस्टेंस यहां ले लूं, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ऐसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ऐसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। तो अगर आपको विजुअल हो सही से, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो मैं इसका एक बार डायग्राम और बना ले रहा हूं यहां पर, देखिएगा ध्यान से। सो वी आर हैविंग दिस, so this is in parallel with this is in parallel with this and this is in parallel with this, but terminal mark already रहने चाहिए A B C, so it is R, outer is R, but the inner R 3R and 3R। अब आपको किसके बीच में फाइंड करना है वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं सॉल्व करूं R और 3R के पैरेलल कॉम्बिनेशन को, R into 3R upon 3R, that is upon 4R। so अगर बात करी जाए R से R कैंसिल आउट, so it is 3/4R। मैं सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। so अगर मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ करता हूं, ऊपर वाले सर्किट को, देखिएगा क्या आता है निकलकर। सर्किट को मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। सो अगर मैं सारे रेजिस्टेंस को इस तरीके से लेता हूं, इट इज 3/4R, यस इट इज 3/4R। सिमिलरली दिस वैल्यू इज ऑल्सो 3/4R, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 3/4R। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। एग्री? तो हमारा क्वेश्चन क्या था, A B के बीच में बताना है। सो आपको अगर A B के बीच में रेजिस्टेंस बताना है, देन यू विल हैव R A B लाइक दैट। नाउ अगर आपको R A B के बीच में रेजिस्टेंस बताना है, तब अब आप सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं इसको आगे। तो अगर मैं सॉल्व करने के लिए देखूं, यहां से मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, यहां पर R A B क्या होगा, तो मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा यहां से। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो यहां से मुझे दिख रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, और सीरीज में है 3/4 का मतलब होता है 0.75 यानी कि ये हो गया 3/2R। सो इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू है 0.75R, क्योंकि 3/4 या 3/4 को बोलते हैं 75%, 0.75R। क्लियर है? तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूं आपका। सो दिस रेजिस्टेंस इज लाइक दैट, it is 3/4R। Similarly, this when you solve this, 0.75 and 0.75 becomes 3/2, that is 1.5. So it is 3/2R. Agree? Now these are your terminal where we have to find the resistance A and B. Now both resistors are looking in parallel. So if you solve this value, then total RAB I can write as it is 3/2R into 3/4R upon 3/2R plus 3/4R. Now solve this value. So it is 9/8R square. If you solve this, LCM is 4, then it is 6 and it is again 3. Okay, that is 6 plus 3 9 into R। R से एक R कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या हमारे पास 9/8R upon 9/4R। एग्री? सॉरी, R तो कैंसिल हो गया हमारा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही कर लूं, 9/9R into 8, बट 9/8, सो इंटू 9 यहाँ आ जाएगा और 4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल और 4 1 जा 4, 4 2 जा 2, तो इट इज R/2। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं थोड़ा सा और आ गया, तो उसके आगे बताना चाह रहा हूं कि इस न्यूमेरिकल में और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिएगा जरा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्योंकि
अगर आप एक कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो उससे बहुत सारी चीजें और आपको सीखने को मिलेंगी। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें और पॉसिबिलिटी। एग्री? सो लेट्स सी। नाउ कंक्लूजन क्या है मेरा, अभी जो आपने इसका पार्ट निकाला उसमें ये देखा कि आपका जो आर ए बी है वो आया r/2। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इफ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देन योर आंसर सी इज करेक्ट, सी। Now my question is what when you solve this question, if you the examiner asked you find the resistance between RBC and your answer should be again r/2. If your examiner is asked the resistance between RAC, then it is also r/2. This is the conclusion number 1 regarding this question. Conclusion number 1. अब conclusion number 2 हम देखते हैं। conclusion number 2 क्या है? conclusion number जो 2 है वो क्या है? अब देखो क्या क्या हो सकता है अगर जो R है वो सब 1 ओम के हो जाए। किस ओम के हो जाए? 1 ओम के हो जाए। देन आंसर इज RAB इज 1/2। सिमिलरली अगर R जो है वो हो जाए 2 ओम के, देन योर RAB इज 1 ओम। इफ योर R is 3 ohm, then answer RAB is 3/2 ohm, like that. So you have to generalize this question. अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको पहले तो बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि इसका आंसर r/2 था, और इसको जनरलाइज भी करना है। या किसी भी पॉइंट से पूछा जाए AB, BC या CA के बीच में पूछा जाए तो आंसर r/2 रहेगा। और जनरल क्वेश्चन आ जाए सेम इसी पैटर्न का, तो आपको पता था इसका आंसर r/2 था। 1 है तो 1/2, 2 है तो 1, 3 है तो 3/2, 4 है तो 2, लाइक दैट यू कैन ऑफ द क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चन होगा किस पर? स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पर। हमने एक क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल लिया, और दूसरा वाला क्वेश्चन जो ऐसा लिया था जिसमें ब्रिज बनना था और ब्रिज अनबैलेंस था। जब ब्रिज अनबैलेंस था तो हमें सिर्फ स्टार और डेल्टा टेक्निक लगानी थी। ऐसे ही हमने और थोड़ा सा लेवल ऊपर करके क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने रेजिस्टेंस सॉल्व करा, इसका आंसर r/2 आया और बहुत सारे से क्वेश्चन हमने सीखे। अब इसके आगे जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक रह गया है दैट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं हम अपना लास्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का लास्ट पार्ट, effective resistance. First thing, the effective resistance is defined as the ratio of the voltage and current under the working condition, and it is calculated in the working condition. What the R equivalent is calculated when the circuit is dead. तो सबसे पहले इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझते हैं क्या है। जो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इट इज कैलकुलेटेड व्हेन योर सर्किट इज डेड। और डेड का मीनिंग क्या है? जो भी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन प्रीवियसली देखे होंगे तो वहां जो है हमने अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको किल किया होगा, अदरवाइज जो है वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स मौजूद नहीं होंगे। और इसका एग्जांपल देखते हैं जो हम थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ते हैं तो वहां मेरे को RTH और RN निकालने को आता है। तो RTH और RN जब निकलता है व्हेन योर वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किटेड एंड द करंट सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। सिमिलरली हम जो प्रोसीजर है वो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी फॉलो करते हैं। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इट इज कैलकुलेटेड व्हेन योर सर्किट इज डेड। मीनिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बट जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कब कैलकुलेट करते हैं? जब सर्किट अंडर वर्किंग कंडीशन में। और वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ना हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे ना करंट सोर्स को ओपन करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब अगर मैं बात करूं, मैंने जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसके एग्जांपल दिए थे कि बुक्स में आपको R इक्विवेलेंट नाम से मिल जाएगा, या थेवेनिन्स थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे यहां पर ये RTH और RN के नाम से होगा। क्लियर है? बट अगर हम बात करें इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो केस है वो आपको मिलेगा जब हम थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम में जो RTH है वो 3 तरीके से निकाला जाता है। पहला टाइप जो होता है RTH निकालने का वहां होता है जब आपके साथ सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो, तो इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ RTH निकालने का तरीका होता है कि आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए और करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए और फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दीजिए, आपका RTH आ जाएगा। दूसरा टाइप क्या होता है? जब सर्किट में आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों टाइप के सोर्स अवेलेबल होंगे
तब आरटीएच जो है वो डायरेक्टली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वहां पर डिपेंडेंट सोर्स मौजूद होता है और डिपेंडेंट सोर्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता होते हैं कि वो 0 होगा कि वो इनफाइनाइट होगा। बट इंडिपेंडेंट सोर्स को हम शॉर्ट और ओपन कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हम आरटीएच जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से नहीं निकाल पाएंगे, तो वहां आरटीएच निकालने का तरीका होता है वीटीएच अपॉन आईएससी। अब थर्ड टाइप का जो आरटीएच की प्रॉब्लम आती है थेवेनिन्स नॉर्टन और मैक्सिमम पावर थ्योरम में, देखा जाए जब सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो, क्या हो, सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो, उस केस में क्या होगा, वहां आरटीएच निकालने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं टेस्ट सोर्स मेथड। और टेस्ट सोर्स मेथड क्या कहता है, आप लोड के अक्रॉस क्या करो, एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगा दो या टेस्ट करंट सोर्स लगा दो। अगर टेस्ट सोर्स लगा रहे हो तब, अगर टेस्ट सोर्स लगा रहे हैं आप, तो आर टी और आर इफेक्टिव बराबर होता है वीटी अपन आईटी। और वीटी या जो टेस्ट सोर्स वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं तो इसको 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 1 10 100 कुछ भी ले सकते हैं, उसके अक्रॉस उसका वोल्टेज पता है और उसके थ्रू आप क्या नाप लीजिए, करंट नाप लीजिए, देन यू जस्ट डिवाइड, यू विल गेट योर आंसर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टेस्ट करंट सोर्स भी मेथड। आप करंट सोर्स लगाइए, करंट की वैल्यू पता होगी, उसके अक्रॉस वोल्टेज को मेजर कर ली और इन दोनों रीडिंग को डिवाइड कर दीजिए तो भी आ जाएगा। सो मैं अगर एग्जांपल दूं, मैंने आरटीएच equals to VT upon IT when only dependent sources are present। तो वहां भी ऐसा ही निकलता है। So this is just about the effective resistance और equivalent resistance। बट अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो जब हमारा बल्ब जल रहा है, वर्किंग कंडीशन में ग्लो कर रहा है, तो जो इफेक्टिव जो समय रेजिस्टेंस निकलेगा बल्ब का वर्किंग कंडीशन में, उसको भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोला जाएगा। कोई मोटर है, सपोज आपका डीसी मोटर या डीसी जनरेटर चल रहा है उस समय आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उस रेजिस्टेंस को भी हम वर्किंग कंडीशन में बोल देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो दिस इज थ्योरी अबाउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब जरा प्रोसीजर में भी अंदर देखेगा, जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते थे या ब्रिज का सहारा लेते थे कि ब्रिज बैलेंस है अनबैलेंस्ड है। ब्रिज बैलेंस होता था तो सीरीज पैरेलल से काम चल जाता था, बट अगर ब्रिज अनबैलेंस होता था तो हमें स्टार डेल्टा की हेल्प लेनी पड़ती थी। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ सिर्फ हमें करना क्या है, हमें कैसे भी किसी भी टेक्निक से V upon I का रेशियो निकालना है। When you got V by I, you will get your answer. That is the effective resistance। तो पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं कि क्या है ये। So question number 1, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Solution to question number 1. For the circuit shown in figure, find the effective resistance seen by the voltage source now। इसको सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट तक जो है करंट I आ रही है, बट इस I का 1/4 इधर चला गया, दिस इज I/4, तो इधर करंट कितना बचा, 3/4। कैसे निकाला फिर समझ लीजिए, मैं केसीएल लगा रहा हूं, -I प्लस I/4, और मैं ये मान रहा हूं कि 4 ओम में जो है I करंट जा रही है। तब अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो I इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये I/4 इधर को जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो इट इज I/3। क्लियर है? सॉरी 3/4 I। एग्री? ना ये बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए V by I की रेशियो। अब ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो अप्लाई कर लेते हैं ओम्स लॉ। सो मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा पार्ट यहां से। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 और करंट की वैल्यू है 3/4 I। सो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस। नाउ यहां पर जितनी करंट इन हो रही है उतनी ही करंट तो आउट होगी अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ में क्या है, जितनी करंट इन हो रही है उतनी करंट आउट होगी। दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट एट अ पर्टिकुलर नोड और जंक्शन इज 0। क्लियर है यहां तक? सो हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लगाते हैं क्या, केवीएल लगाते हैं सर्किट में, क्योंकि हमें V by I का रेशियो चाहिए तो केवीएल लगाना पड़ेगा। देखते हैं केवीएल कैसे लगेगा यहां पर। सो अप्लाइंग द केवीएल, माइनस से प्लस, प्लस V माइनस, प्लस से माइनस माइनस, 3/4 I, that is I, and R is how much? R is 4 minus 2I equals to 0।
नाउ हमें क्या करना है, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द रेशियो V by I। सो V माइनस, सो 4 से 4 कैंसिल कर दें, इक्वल्स टू इट इज 3, और इट इज अगर हम इसको ले जाएंगे 3I प्लस 2I और I को कॉमन ले लें, इट इज V by I। तो V by I का जो रेशियो आ गया 5 आ गया। चेक करते हैं ऑप्शन में 5 अवेलेबल है। यस, हमारे ऑप्शन में 5 अवेलेबल है, तो इसका आंसर हो गया A। बट अब इसी प्रॉब्लम को कई एग्जामों में एक और तरीके से देखा गया है, वो दूसरा तरीका क्या होता है वो देखते हैं, और होपफुली ये प्रॉब्लम आपको अब समझ में आ गई होगी। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा या एक दूसरे नए सर्किट के रूप में अगर भेजा जाए तो कैसे भेजा जाएगा। इस 2 रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया और बाकी सब कुछ एज इट इज रखा है। बाकी सब कुछ क्या रखा है हमने, एज इट इज रखा है। चेक करते हैं क्या होगा फिर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। यहां पर रेजिस्टेंस पहले 2 ओम प्रेजेंट था, बट अब 2 ओम का रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर में चेंजेस आएंगे। नाउ प्रीवियसली वी हैव कैलकुलेटेड दिस इज वाज द I54। तो ये वोल्टेज जो हो गया था, अगर आपको पता हो, रेजिस्टेंस था 4 और यहाँ पे करंट थी कितनी, 3/4, 3/4 I। सो नाउ अप्लाई द केवीएल, V माइनस 3/4 I into R is how much, 4 equals to 0। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, so 4 से 4 cancel out, so V equals to 3I। now this time the V by I ratio, this time the V by I ratio that is called R effective is 3। is there any option? no, अभी यहाँ ऑप्शन नहीं होगी, हमने तो क्वेश्चन में चेंजेस करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए मेरी तरफ से, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेगा पक्का, क्योंकि कई बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। सही है, यहां तक बढ़ते हैं आगे। देखिए सो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड R effective। नाउ वी हैव knowledge of R effective। the R effective is what, it is the ratio of V by I। नाउ देखते हैं B by I कैसे निकलेगा अब यहाँ पर। ठीक है, सो B by I निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये दोनों पैरेलल में है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज जो हो गया वो हो गया B। श्योर है ये बात, कितना हो गया B। अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे मैं अगर नोडल लगा लूं या KCL लगा लूं, तो KCL लगाता हूं फर्स्ट थिंग, द करंट इज इनकमिंग दैट इज माइनस I। in this branch the current is B/4 because current is B by R। now for this branch the B minus 2I, V minus 2I upon 2 is the current। now this is the KCL। फिर समझ लीजिए इस पॉइंट में मैंने KCL लगाया। KCL का मतलब क्या है कि algebraic sum of all the current is 0। so at this node or junction this I is incoming, so minus। for this 4 ohm the current is B by R, B by R। now for this branch voltage is what, the total voltage is B minus 2I because this is a voltage control current control voltage source। इसको भी लिख देते हैं हम, ये वोल्टेज सोर्स तो है बट किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, तो इट इज ए करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। आगे बात करते हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, B by I का रेशियो चाहिए, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। हम इसको I को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, इट इज B/4, इट इज B/2 एंड 2 से 2 कैंसिल, इट इज माइनस I, और इधर आ गया I। क्लियर है, सो इधर देखते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, इट इज 4, सो इट इज V, बट इसको 2 से अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2V। क्लियर है, बट इधर हो जाएगा ये 2I, सो 3V इक्वल्स टू 8I, बट वी नीड द V by I, सो V अपॉन I इज 8/3। चेक कर लीजिए ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है। यस अवेलेबल है, और हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, B। ठीक है यहाँ तक, तो एक बार चेक कर लीजिए कोई दिक्कत हो तो। सिंपली जो R इफेक्टिव है उसका मतलब होता है द V by I रेशियो, और वो V by I रेशियो आप कैसे लाएंगे, इसके लिए आपको परफेक्ट होना पड़ेगा किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ एंड करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर, जितनी भी टेक्निक्स हमने अब तक पढ़ाई हैं उन सब में आपको क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ेगा, और आप फिर अपना आंसर बहुत इजीली निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेल्ट बाय द वोल्टेज सोर्स। अब ये ध्यान रखना, फिर मैं आपको अंतर बता रहा हूं। देखिए जब डिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो जो RTH होता है, या तो B by I रेशियो निकाल लीजिए या टेस्ट सोर्स निकाल लीजिए,
वही मैंने यहाँ बताया, यहाँ भी देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है तो भी निकलेगा। अब लास्ट केस जो है हमारा, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें सारे इंडिपेंडेंट सोर्स हैं बट आपसे पूछा है आर इफेक्टिव, तो ये ध्यान रखना गलती से भी आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन ना कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए V बाई I का रेशियो। क्लियर है? सो हमें कैसे भी ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है इसके थ्रू करंट निकाल लें, हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है? अप्लाई करते हैं। This 5 and 1 ohm are in parallel, so according to Ohm's law, I is V by R, 5 divided by 1, that is 5 ampere. Agree? Similarly, this 5 volt is in parallel with, so 5 divided by 5, this is 1 ampere. Agree? Now, this is a common node. This is a common node. चेक करते हैं कैसे होगा कॉमन नोड। इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मींस दे आर सेम नोड। सिमिलरली इन दोनों पॉइंटों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, सेम नोड हो गया। इन दोनों पॉइंटों के बीच में भी कोई नोड नहीं है, दैट मींस दे आर सेम नोड। क्लियर है यहां तक? सो ये सेम नोड है और सेम नोड का मतलब ये एक ही पॉइंट है। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं KCL लगाऊं, माइनस ऑफ I प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। So how much is your I? 5 4 9, 9 plus 10, so I is your 10 ampere. क्लियर है यहाँ तक? Now I यहाँ पर 10 आ गया और आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था R effective. So R effective क्या होता है? R effective is B by I. How much your is B? B is 5. And how much your I? That is 10. So it is 1 by 2 और 0.5 ohm. चेक कर लीजिए ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं? यस अवेलेबल है और हमारा आंसर यहाँ पर हुआ ठीक करेक्ट बी। सो हमने 3 क्वेश्चन करे, ये ध्यान रखना तीनों क्वेश्चन अलग अलग थे और इस पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक केस और करा दिया था, जो 2 ओम का रेजिस्टेंस था मैंने उसको क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो यहाँ पे टोटल जो है 4 क्वेश्चन बन गए। तो इस तरीके से हमने अपना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का टॉपिक था, जो कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक था, वो फिनिश कर लिया। अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमारा पहला पार्ट था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और दूसरा पार्ट था इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमने पहले टाइप ए देखा था, टाइप ए में कुछ न्यूमेरिकल करे थे, उसमें देखा था कि हमने सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैसे रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं और थोड़ी बहुत थ्योरी देखी थी कि सीरीज ऑफ पैरेलल में क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। फिर टाइप बी में हमने क्या देखा, टाइप बी में हमने जो लैडर टाइप की प्रॉब्लम देखी, उस लैडर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका था कि जो भी कॉमन पोर्शन है उसको हम क्या करें, पकड़ लें और उस कॉमन पोर्शन को सॉल्व करके हम आंसर निकाल लें। फिर हमने लास्ट क्या देखा था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है उसमें सी केस में, उसमें देखा था कि ब्रिज की प्रॉब्लम आ गई। और ब्रिज कब बनता था, जब 4 पॉइंट बनते थे, 2 और 3 बनते थे तो सिर्फ सीरीज ऑफ पैरेलल निकलेगा, अगर 4 पॉइंट बनेंगे तो ब्रिज बनेगा। अब ब्रिज में 2 पॉसिबिलिटी हो जाती थी कि ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस। ब्रिज जब अनबैलेंस होता था तो ब्रिज जब बैलेंस होता था तब जो हमारे रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन थी वो सीरीज पैरेलल से फिर इजीली सॉल्व हो जाती थी। बट अगर हम देखें कि हमारा जो ब्रिज है अनबैलेंस है, तब हम सीरीज पैरेलल यूज नहीं करते थे। जब सीरीज पैरेलल यूज नहीं कर सकते थे तो हमारे पास एक ही टेक्निक बचती थी, उस टेक्निक का नाम था स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार और ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमने वहां से फॉर्मूले रिवाइज करे कि क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। हमने फॉर्मूले देखे थे, दैट इज आर डेल्टा इक्वल्स टू 3 टाइम्स आर स्टार, यानी कि जो डेल्टा है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू स्टार। क्लियर है? और उल्टा भी इसका हो सकते हैं कि स्टार में रेजिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू डेल्टा। एग्री यहां तक? फिर हमने क्या देखा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ V by I and it is calculated under the working condition. That means while calculating effective resistance, don't short and don't open your sources. Clear? You have to calculate your R effective during the working condition. Example भी बता दिए थे। फिर हमने क्या करा, एक न्यूमेरिकल, ये 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करे। यहाँ से हमारे जो भी डाउट थे वो हमने क्लियर कर लिए। सो हमारा ये जो रेजिस्टेंस का जो बड़ा पोर्शन था काफी खत्म हो गया। अभी भी 1-2 बेसिक कॉन्सेप्ट और बचे हैं। इसके बाद जो हम हैं अपनी मेथड ऑफ एनालिसिस पे पहुंच जाएंगे, दैट इज द नोडल एंड मेश। मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए। थैंक यू।